गुड इवनिंग। हम लोग स्टार्ट करते हैं जो सत्याग्रह है अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। तो गांधी का आंदोलन था चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा के बाद। इन फरवरी 1919 में उन्होंने सत्याग्रह सभा की स्थापना की। सत्याग्रह सभा थी जिसके मेंबर्स थे, उन्होंने प्लेज लिया टू डिसओबे द एक्ट and thus to court arrest and imprisonment. तो जो फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा बनी, उसके मेंबर का प्लेज क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन, डिसओबे द रोलेट एक्ट। जब आप रोलेट एक्ट को डिसओबे करेंगे तो क्या होगा? आपको कोर्ट अरेस्ट किया जाएगा और आपको इम्प्रिजनमेंट होगा। अब गवर्नमेंट से जो कोऑपरेशन है, रिफ्यूजल टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, बायकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स एंड स्कूल्स, individual acts of terrorism were the only fault known to the नेशनलिस्ट। सत्याग्रह उसकी जगह पर रेस किया गया, द मूवमेंट टू ए न्यू हायर लेवल। अब जो नेशनलिस्ट थे, इन प्लेस ऑफ गिविंग ओनली वर्बल एक्सप्रेशन टू देयर डिससैटिस्फैक्शन एंड एंगर, नॉट इट, जो एक इंडिविजुअल हीरोइज्म था, उस इंडिविजुअल हीरोइज्म की जगह वो अपने वर्बल एक्सप्रेशन को देने लग गए। डिससैटिस्फैक्शन और एंगर को वह रिफ्लेक्ट करने लग गए। तो इफ यू सी, सत्याग्रह का जो म्यूम था वो एक न्यू हायर लेवल पे आ गया, जहां सरकार के साथ सहयोग करना बंद कर दिया गया। तो जो उनका सिर्फ एक वर्बल एक्सप्रेशन हुआ करता था, उसके जगह पर सरकार के साथ असहयोग आरंभ हो गया। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इशू। इसके पहले सरकार से इस तरह के असहयोग की बात नहीं करते थे, जैसा असहयोग की बात रोलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन में होने लग गई। यस निर्मल, क्या प्रॉब्लम है? अब जलियांवाला बाग उस समय घटना हो गई। अब गांधी जी ने एक कॉल किया हड़ताल का 6 अप्रैल 1990 में। अब इसका लोगों ने अनप्रेसिडेंटेड इंथुजियाज्म से जवाब दिया। एक लार्ज गैदरिंग हुई 13 अप्रैल 1999 में 1998 अमृतसर में। ये क्यों थी? उनके जो दो पॉपुलर लीडर्स थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में सरकार ने निषेधाज्ञा लगाई हुई थी, लेकिन इनको इसका पता नहीं था। तो they have given a call to demonstrate against the arrest of the two popular leaders, Dr. Saifuddin Kichlu and Dr. Satyapal. यह फैक्ट आपके एनसीईआरटी में भी है। आज ही मुझसे कुछ लोगों ने अपोज किया कि सर क्या किया जाए, हमका एनसीईआरटी को आप फिर से पढ़ो एक बार। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ने गए तो आपको कुछ चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। और लिबरल जो लायर थे, शिवा स्वामी अय्यर, जिनको नाइटहुड का उपाधि मिली हुई थी सरकार से, उन्होंने पंजाब की एट्रोसिटीज के बारे में लिखा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को रिनाउंस कर दिया, डिक्लेयर किया कि टाइम आ गया है when badges of honors make our shame glaring in the incongruous context of humiliation. And I, for my part, wish to stand short of all special distinctions. यह एनसीईआरटी में लाइन है उनकी। By the side of my countrymen who, for their so-called insignificance, are liable to suffer
degradation not fit for human beings. यह एक शायद पूछ सकते हैं पोटेंशियल किसने कहा है? The Khilafat and non-cooperation movement come on the very interesting part. अब जो एक न्यू स्ट्रीम आई नेशनल मूवमेंट की, वो खिलाफत मूवमेंट की है। अब इसका ग्राउंड क्या था? कॉमन, ये खिलाफत क्या था? कॉमन पॉलिटिकल एक्शन बाय हिंदूज एंड मुस्लिम, जो लखनऊ पैक्ट में ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका था। अब नेशनलिस्ट का एजिटेशन था अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। इसने क्या किया? इसने सबको टच किया, और इंडियन पीपल, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। अब हिंदू और मुस्लिम जो यूनिटी है वो अपियर करने लगे इन वेरियस वेज। जो स्वामी श्रद्धा, अब यहां सवाल बन रहा है, स्वामी श्रद्धानंद जो स्टॉल चार समाजी लीडर थे, उनसे मुस्लिम से कहा आप प्रीच करिए एट द पल्पिट ऑफ जामा मस्जिद एट दिल्ली। जो डॉक्टर किचलू थे, एक मुस्लिम थे, उनको गोल्डन टेंपल की कीज, चाबी दे दी गई, जो सिख श्राइन अमृतसर था। अब ये दो फैक्ट्स मिला के ही सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर इस पर सवाल पूछा जाता है, if question is being asked on this part, then what does it mean? Because it is reflecting or representing the Hindu-Muslim unity. Therefore, the examiner is might asking this question कि कौन से नेता थे जिन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद के मचान से, the pulpit of जामा मस्जिद has preached, that too on the invitation of the Muslim community. Who was the Muslim leader to whom the keys of the golden temple was given? Is clear? तो जो पॉलिटिकली कॉन्शियस मुस्लिम्स थे, वह इस बात को लेकर नाराज थे जो ऑटोमन एम्पायर को ब्रिटेन द्वारा ट्रीटमेंट दिया गया। If you remember, in the last lecture I have explained this, कि जो उन्होंने ऑटोमन एम्पायर को, जो तुर्की को उन्होंने पार्टीशन किया, इससे क्या हुआ कि इससे जो ब्रिटिश ने एक प्लेज किया था, एक वादा किया था कि हम तुर्की के साथ न्याय नहीं करेंगे, वो अन्याय हो गया। और खलीफा जो थे वह उनके मुसलमानों के सबसे संरक्षक माने जाते थे। तो मुसलमानों को लगा कि उनका जो थोड़ा संरक्षक है उसकी अवहेलना की गई है, तो मुस्लिम सेंटिमेंट हैज बीन डैमेज्ड। लॉर्ड जॉर्ज ने क्या कहा था? Nor we are fighting to deprive the Turkey of the rich and renowned lands of Asian Minor and Thars which are predominantly Turkish in race. ये कहा था, उसका उन्होंने सम्मान नहीं किया। तो जो खलीफा की एक सत्ता थी, उस सत्ता के साथ न्याय नहीं किया गया। अब जो खिलाफत कमेटी है वो फॉर्म की गई अंडर द अली ब्रदर्स, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान, हसरत बुहानी, और कंट्री वाइड एजुटेशन ऑर्गेनाइज किया गया। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस को दिल्ली में इन नवंबर 19 में डिसाइड किया टू विड्रॉ ऑल कोऑपरेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट इफ देयर डिमांड्स वर नॉट फिट, अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, इन्होंने जो खिलाफत एजुटेशन था, इसको एक golden opportunity, they saw a golden opportunity for cementing Hindu-Muslim unity and trying to bring the Muslim masses into the national movement stream. In 1920, he declared that the Khilafat question overshadowed that of the constitutional reforms. जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म का जो एक सवाल था, जो खिलाफत क्वेश्चन था, उसने उसको ओवरशैडो कर दिया। और जो पंजाब के साथ ज्यादतियां की गई थी, उसको मिला के अनाउंस किया गया कि दे वुड लीड ए मूवमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन इन द टर्म्स ऑफ पीस विद टर्की।
जो भारतीय मुसलमानों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और गांधी जी became one of the leaders of the खिलाफत movement। अब उस समय सरकार ने रोलेट एक्ट को वापस लेने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद में ऑल पार्टी मीटिंग हुई और बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, लॉ कोर्ट्स का रेजोल्यूशन पास किया गया और खिलाफत कमेटी ने लॉन्च किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन 31 अगस्त 1920। गांधी ने इसको ज्वाइन किया फर्स्ट, और उन्होंने अपनी कैसरे हिंद का मेडल वापस कर दिया जो सरकार ने बोलवार के समय कांग्रेस को दिया हुआ था, तो गांधी को दिया हुआ था। कांग्रेस का स्पेशल सेशन हुआ सितंबर 1920 में कलकत्ता में, और सेशन के कुछ हफ्ते पहले ही लोकमान्य तिलक की डेथ हुई थी ऑन 1 अगस्त एट एज ऑफ 64। लोकमान्य तिलक के बाद उनका जो स्थान है गांधी जी ने लिया। गांधी, सीआर दास, कोकिला देवी, 3 नेताओं ने उस स्थान को फुलफिल करने की कोशिश की। और गांधी ने जो कांग्रेस ने जो गांधी का प्लान था नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट टिल द पंजाब एंड खिलाफत wrongs were removed and स्वराज established। स्वराज की बात एक नई बात आ गई। अब 3 चीज क्या हो गई, पंजाब एंड खिलाफत wrongs एंड स्वराज, ए बी सी, ये तीनों ऑप्शन दे सकते हैं कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ उसमें कांग्रेस की डिमांड क्या थी, और लोगों से अपील की गई बॉयकॉट गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लॉ कोर्ट्स, लेजिस्लेचर्स, और प्रैक्टिस हैंड स्पिनिंग एंड हैंड वीविंग फॉर प्रोड्यूसिंग खत। Hope it's clear. Anyone has any doubt? Just stop me. अब जो ये डिसीजन लिया गया टू डिफाइन मोस्ट पीसफुल मैनर, जो कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ नागपुर में इन दिसंबर 1920, उसमें कहा गया अगर वह जस्टिस नहीं करेंगे, इट विल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन टू डिस्ट्रॉय द एम्पायर। सवाल फिर आ सकता है कि यह कहां पर कहा गया। नागपुर सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। नागपुर सेशन से सवाल आने की संभावनाएं मेंस प्रीलिम्स दोनों है। मेंस में भी है, प्रीलिम्स। नागपुर सेशन ने, अब इस पर अब 2-3 पैराग्राफ ध्यान दीजिएगा। नागपुर सेशन ने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज सवाल किया गया। इन दिस सेशन ए मेजर चेंजेस इन द कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन टेकन प्लेस। इट इज द नागपुर सेशन। उसमें जो प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज थी वह रीऑर्गेनाइज की गई ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक एरियाज। भाषाई आधार पर कांग्रेस की कमेटी को बनाया गया। अब कांग्रेस एक 15 मेंबर वर्किंग कमेटी के द्वारा चलाई जाएगी। नाउ द कांग्रेस led by the working committee of 15 मेंबर, जिसमें प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी होंगे। अब इससे क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ, कांग्रेस टू फंक्शन एज ए कंटिन्यूअस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और यह प्रोवाइड करेगी अपनी एक मशीनरी इंप्लीमेंट इट्स रेजोल्यूशंस। कांग्रेस की जो मेंबरशिप हो गई so open to all men and women of the age of 21 on payment of 4 आना as annual subscription. Now read this paragraph again carefully. Read this. A number of questions can be framed by this from this paragraph. Just try to read this paragraph again. इस पैराग्राफ से समझने की कोशिश करिए
कि नागपुर सेशन से प्रीलिम्स में या मेंस में सवाल कैसे बन सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज किया गया कांग्रेस का, वो कैसे किया गया, इस कॉन्स्टिट्यूशन चेंज से फायदा क्या क्या हुआ। एक, नाउ लेट अस सी इन द पॉइंट वाइज दिस इशू। changes constitution of Congress. Reorganized linguistic areas, ये B हो गया। Working committee of 15 members, ये क्या, ये C हो गया। अब देखिए A, B, C का, B और C का फायदा क्या हुआ। Now try to see the question on the basis of the B and C. You can see that कि जो अब आ रहा है continuous political organization, जो कांग्रेस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी को रीऑर्गेनाइज किया लिंग्विस्टिक एरियाज के बीच में, और वर्किंग कमेटी बाय 50 मेंबर्स, उससे फायदा क्या हुआ, एक कॉन्टिन्यूअस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गया जो इंप्लीमेंट करेगा कांग्रेस के रेजोल्यूशंस को। सो फाइव, दूसरा टोन ओपन या डीप हो गया, ऑल विद पर्सन एज ऑफ 21, ये क्या डी हो गया। पेमेंट ऑफ 4 आनास एनुअल सब्सक्रिप्शन। अब इसी सवाल को आप मेंस में ले जाइए। नाउ द सेम क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स यू टेक अप टू द मेंस एग्जामिनेशन। How the Nagpur Congress is able to help the Congress to spread as an all India organization. How the Nagpur Congress was trying to democratize the Congress. How the Nagpur session was able to help the further political movement which was progressing post 1920. अब यहाँ पे आपको यह भी जानना जरूरी है कि नागपुर कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। शायद मैंने इसको पहले कई बार बताया है। So many times I told you who was the president of the Nagpur Congress. C. Vijay Raghavan Charya. C. विजय राघवन चार्य। सी विजय राघवन चार्य। 1920 की खास बात क्या है, 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे। एक स्पेशल अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, उसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। स्पेशल सेशन लाला लाजपत राय। आज यहाँ पे मैंने पहले ही कहा है कि स्पेशल सेशन क्यों हुआ था। तो 2 सेशन, तो आप एक और चार्ट बना सकते हैं कि कब कब 2 सेशन हुए। आप ये भी चार्ट बना सकते हैं कि स्पेशल सेशन कब कब हुए। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपको स्पेशल और रेगुलर सेशन के बारे में भी आइडिया होगा। जो पहला स्पेशल सेशन हुआ था वह 1917 हुआ था। 1917 उसकी अध्यक्षता किसने की? उसकी अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट। आप चाहे इसको लिख लें। तो स्पेशल सेशन, सॉरी 1917 का जो स्पेशल सेशन था, 1917 का जो स्पेशल, सॉरी 1918 का जो स्पेशल सेशन था, 19 तो आपका चार्ट देता हूं। लेट मी राइट मी चार्ट। स्पेशल सेशन, रेगुलर सेशन। तो
इससे क्या होता है, कई बार शायद अभी तक ऐसा सवाल पूछा नहीं गया है, लेकिन यह सवाल पूछा जा सकता है। 1917 जो कलकत्ता में हुआ, एनी बेसेंट ने किया। 1917 बॉम्बे में हुआ, हसन इमाम ने किया। कलकत्ता रेगुलर सेशन, एनी बेसेंट, स्पेशल सेशन हसन इमाम। ये किसने कहा भी है? 1917। तो 1917 में 2 सेशन किए गए। तो 1917 के सेशन में एक किए गए, एक 1970 में हसन इमाम का 1918 हुआ। फिर 1918 का सेशन क्या हुआ? तो हसन इमाम का सेशन जो हो गया वह स्पेशल सेशन हो गया। 1918 में जो हसन इमाम का सेशन था वो दिल्ली में हुआ। ये कहां हुआ? ये दिल्ली में हुआ। दूसरा हुआ जो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता हुआ। इसमें प्रेसिडेंट कौन था 1980 में? इसके प्रेसिडेंट थे मदन मोहन मालवीय। ये कहा हुआ? ये हुआ दिल्ली में। ये हुआ दिल्ली में, ये सेशन हुआ दिल्ली में। तो एक सेशन हो गया जो हसन इमाम ने किया। हसन इमाम सॉरी हसन इमाम वाला बॉम्बे में हुआ। वो याद करना पड़ता है, उससे कुछ सिंपल है। हसन इमाम वाला बॉम्बे में हुआ और मदन मोहन मालवीय का ढिक्का दिल्ली हुआ। तो स्पेशल सेशन और कहते हैं रेगुलर सेशन का भी आप फर्क समझने की कोशिश करिएगा। दूसरा हमने अभी बताया 1920 का, एक किया लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। दूसरा हुआ नागपुर में, अध्यक्षता किसने की? विजय राघवाचारी ने। क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर और नॉट क्लियर? तो एक हुआ ये कलकत्ता में हुआ, ये हुआ नागपुर में। हमेशा जो स्पेशल सेशन हुआ करता था वह किसी पर्पस से हुआ करता था और रेगुलर सेशन हमेशा हुआ करते थे। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको हम रेगुलर सेशन बताते रहेंगे। अब जो उस समय जब कई ओल्ड लीडर्स ने कांग्रेस को छोड़ दिया था, क्यों? जो नया टर्न हो रहा था पॉलिटिकल वर्क का, वह उनको रास नहीं आ रहा था। तो जो ट्रेडिशनल मेथड्स था एजुकेशन का, पॉलिटिकल वर्क का, जो कन्फाइन किया गया था 4 वॉल्स ऑफ द लॉ, इसके विपरीत जो नया सिस्टम था उसमें मास मूवमेंट थे, हड़ताल था, स्ट्राइक था, सत्याग्रह था, ब्रेकिंग ऑफ लॉज था, इम्प्रिजनमेंट था, मिलिटेंट स्ट्रगल था। तो जो नया था उसमें एक फॉर्म था जो मास मूवमेंट का था, दूसरा था मिलिटेंट स्ट्रगल का था। तो जो ओल्ड गार्ड्स थे, जो लॉ के 4 कॉर्नर्स में, जो लॉ के 4 कॉर्नर्स में आंदोलन करना चाहते थे, उनका तो मास मूवमेंट था न तो मिलिटेंट टेक्निक था। तो उन्होंने क्या क्या कांग्रेस छोड़ दिया। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना, जीएस खापरे, विपिन चंद्र पाल और एनी बेसेंट ऐसे प्रॉमिनेंट लीडर थे जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ा। तो जो ईयर 21 और 22 था, इसने विटनेस किया अनप्रेसिडेंटेड मूवमेंट ऑफ द इंडियन पीपल। उसमें कई हजार छात्रों ने गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, नेशनल स्कूल को ज्वाइन किया उन्होंने। जामिया मिलिया इस्लामिया की उसमें स्थापना हुई, जो नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुई अलीगढ़ में। बिहार विद्यापीठ बना, काशी विद्यापीठ बना, गुजरात विद्यापीठ बना, ये एग्जिस्टेंस में आए। बाद में जामिया मिलिया को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर जाकिर हुसैन, लाला लाजपत राय,
ये डिस्टिंग्विश्ड टीचर्स थे नेशनल कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में। जो तिलक स्वराज फंड था उसको स्टार्ट किया गया टू फाइनेंस द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एक सवाल फिर हो गया कि तिलक स्वराज फंड की स्थापना क्यों हुई, और विद 6 मंथ टाइम्स 1 करोड़ रुपीज उसमें सब्सक्राइब जमा हुए। बाय द एंड ऑफ 1921 जितने इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट लीडर्स थे एक्सेप्ट गांधी, दे वर बिहाइंड द बार, और 3000 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो चुके थे। इन नवंबर 1921 ह्यूज डेमोन्स्ट्रेशन हुआ जब प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया में आए, जब इंडिया में टूर करने आए, और उनसे सरकार ने अनुरोध किया था भारत आए। अब यह सवाल क्या होगा, प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया क्यों आए, व्हाई ही केम टू इंडिया? व्हाट इज आंसर? द गवर्नमेंट उनसे रिक्वेस्ट किया था कि इंडिया आए, encourage loyalty among the people and princes. Is answer. Why Prince of Wales comes to India? अब Prince of Wales हम लोग सिर्फ ज्यादा क्या पढ़ते हैं कि Prince of Wales भारत में आए, उनके आने के बाद बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, पूरी बंबई की सड़कें खाली रही, जहां जहां प्रिंस ऑफ वेल्स गए लोगों ने उनका खाली सड़कों से विरोध से स्वागत किया। But we miss the main point why Prince of Wales came to India. वो भारत आए क्यों थे? उनके भारत का आने का कारण क्या था? Encourage loyalty among the people and the princes. एनुअल सेशन हुआ कांग्रेस का अहमदाबाद में दिसंबर 1921 में। हकीम अजमल खान ने प्रिसाइड किया, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया, fixed determination of Congress to continue the program of non-violence, non-cooperation till Punjab and Khilafat wrongs were redressed and Swaraj is established. Again, see the three issue: A, Punjab; B, Khilafat wrong; C, Swaraj established. सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, यह स्वराज की परिभाषा कहीं नहीं दी गई। व्हाट इज मीन्ड बाय दिस स्वराज? इन कंप्लीट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेड बाय द गांधी एंड द कांग्रेस, nowhere has been described what is the definition of the स्वराज। 1 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने अनाउंस किया कि वो स्टार्ट मास सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट including non-payment of taxes unless within 7 days the political prisoners were released and press free from the government control. Now the 2 dates you need to remember because my further analysis will be highly dependent upon these 2 days. 1st February, 5th February and 7th February. On the 1st February, he said he would start mass civil disobedience, including non-payment of taxes, within 7 days. उन्होंने कहा जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आपने रिलीज नहीं किया, प्रेस को गवर्नमेंट कंट्रोल से फ्री नहीं किया, तो हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस हम आरंभ करेंगे, जिसमें नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस भी होगा। यह 1 फरवरी को गांधी ने कहा कि द मूवमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम 7th फरवरी इफ यू सीक केयरफुली दीज डेट्स। बट ऑन 5th फरवरी चौरी चौरा कांड हो गया, जहां पर 3000 पुलिस वालों 3000 किसानों ने वहां पर पुलिस का हमला कर दिया, 22 पुलिसमैन की डेथ हो गई। अब यहां पर क्या होता है, गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। गांधी हैज withdrawn the movement. Why Gandhi has withdrawn movement? Because it may take a violent turn. The next question: why Gandhi has withdrawn movement? Because it may take a violent turn.
वो कन्विंस हो गए थे जो नेशनलिस्ट वर्कर्स हैं वो अभी तक प्रैक्टिस ऑफ नॉन वायलेंस नहीं जानते। उनको पता नहीं है कैसे असहयोग अहिंसा के साथ किया जा सकता है, और कोई भी सिविल डिसोबिडियंस सक्सेसफुल नहीं हो सकता है अगर अहिंसा के रास्ते पर हम नहीं चलेंगे। और दूसरा उनका मानना था अगर हम अहिंसा के रास्ते पे गए तो ब्रिटिश वुड बी एबल टू क्रश अस। किसी भी वायलेंट मूवमेंट को ब्रिटिश आसानी से क्रश कर देंगे, और लोगों के अंदर भी ऐसा स्ट्रेंथ और स्टेमिना विकसित नहीं हुआ है कि वो मैसिव गवर्नमेंट रिप्रेशन के सामने संघर्ष कर सके। Therefore, he decided to suppress the nationalist campaign. So next question you need to understand why Gandhi has withdrawn the movement. बारदोली में 12 फरवरी को गुजरात में कांग्रेस की मीटिंग होती है, वर्किंग कमेटी, और एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है स्टॉपिंग ऑल एक्टिविटीज which would lead to breaking the laws. और अर्ज किया कांग्रेसमैन से कि वो अपने काम को कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगाए, दे शुड वर्क ऑन द कंस्ट्रक्टिव वर्क, जिसमें क्या था, पॉपुलेशन ऑफ चरखास, नेशनल स्कूल्स, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रमोशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. So Gandhi has withdrawn the movement and directed to the Congress that the workers should work on these 4 important issues. अब जो बारदोली का जो रेजोल्यूशन था उसने पूरे देश को स्टन कर दिया, सब आश्चर्यचकित रह गए. गांधी में सबका फेथ था, जो गांधीयन स्थिति थी स्ट्रगल की वह अलग थी, लेकिन कई लोगों का जो रिएक्शन था वह डिफरेंट था. गांधी के बातों को ओपनली अपोज नहीं कर रहे थे, लेकिन डिसीजन को एक्सेप्ट किया विथ रेजिस्टेंस. दे एक्सेप्टेड हिज डिसीजन विदाउट ओपन अपोजिशन. ओपन अपोजिशन नहीं किया, लेकिन बहुत से लोगों का विरोध था कि गांधी ने आंदोलन वापस क्यों ले लिया. तो यह जो फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था यह वर्चुअली एंड आ गया. उसके बाद लास्ट का क्या हुआ, जब गवर्नमेंट ने हार्ड स्ट्राइक किया, गांधी को 10 मार्च को अरेस्ट कर लिया और उनको चार्ज लगाया स्प्रेडिंग डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट. गांधी को सेंटेंस किया गया फॉर 6 year imprisonment. एक ट्रायल के बाद which made historic by the statement that Gandhi made before the court. I will come on the Gandhi's trial after a few minutes. बहुत जल्दी जो खिलाफत मूवमेंट था इसका रिलेवेंस खत्म हो गया. नाउ कम ऑन द खिलाफत मूवमेंट. जो टर्की के लोग थे वो मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में खड़े हो गए नवंबर 1922 में, और उन्होंने सुल्तान की जो सारी पॉलिटिकल पावर थी छीन ली, और कमाल पाशा ने टर्की को मॉडर्नाइज करना शुरू किया और उसको सेकुलर स्टेट बना दिया. उन्होंने जो खलीफा की संस्था थी उसको एबॉलिश कर दी, और उन्होंने इस स्टेट को रिलीजन से सेपरेट कर दिया, और इस्लाम को कॉन्स्टिट्यूशन से एलिमिनेट कर दिया. तो कमाल पाशा ने एजुकेशन को नेशनलाइज कर दिया, वोमेन्स को एक्सटेंसिव पावर दे दी, उन्होंने लीगल कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिए यूरोपियन मॉडल्स पे, और उन्होंने वो सारी स्टेप लिए कि एग्रीकल्चर को किस तरह से डेवलप किया जाए और कैसे इंडस्ट्रीज मॉडल इंट्रोड्यूस किया जाए. तो ये सारे स्टेप से फर्क क्या हुआ, इसमें सारे स्टेप में खिलाफत एजुकेशन की प्रासंगिकता को खत्म कर दिया. तो खिलाफत एजुकेशन की प्रासंगिकता हो गई, तो खिलाफत के नाम पर चलने वाला आंदोलन भी फिनिश हो गया. लेकिन एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडियन हिस्ट्री में द खिलाफत एजुकेशन का, कि उसने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को नेशनल मूवमेंट लाने का काम किया.
बाद में यह कंट्री में प्रिवेल रहा, डिस्पाइट दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ इशू विथ रिस्पेक्ट टू हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब ये देखा जाना चाहिए कि जो नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसओबीडियंस है, जो कि एक फेलोर में फिनिश होता है नेशनल मूवमेंट में, लेकिन इसने कई तरह से स्ट्रेंथन किया हमारे नेशनल सेंटिमेंट को और नेशनल मूवमेंट को। और उसके फायदा क्या हुआ कि हमारा नेशनल मूवमेंट रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द लैंड तक पहुंच गया। जो एजुकेटेड इंडियंस थे उनको अपनी शक्ति का एहसास हुआ। जो एक ब्रिटिश पावर का फियर था, वह फियर कम हुआ। और अब भारतीय, द इंडियंस वर नॉट फ्राइटेंड ऑफ द ब्रिटिश पावर। सेल्फ कॉन्फिडेंस आया और सेल्फ स्टीम आया, विच उससे क्या हुआ कि उससे वह ऊपर आ गए और उनके संघर्ष करने की क्षमता, their power to struggle has strengthened. Let's start the analysis of the non-cooperation movement. Hope it is clear. The factual part is clear. Then I will proceed towards the non-cooperation movement, the analysis part. If it is clear, if not clear, then tell me what you want from me. Any problem or no problem? अब जो एडॉप्शन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, जो इनिशिएट किया गया था खिलाफत कॉन्फ्रेंस के द्वारा जनवरी 1921 में, इसका देश में काफी सक्सेस रहा। गांधी जी अली ब्रदर्स के साथ उन्होंने एक नेशनल वाइड टूर किया, हंड्रेड्स ऑफ मीटिंग्स को एड्रेस किया। इसने एक नेशनल मूवमेंट को लार्ज सेक्शन तक ले जाने में मदद की। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, व्हाट द बेनिफिट वी गॉट वाया फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जो पहला मंथ था उसमें थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स थे। एक एस्टिमेट है कि 90,000 स्टूडेंट ने स्कूल छोड़ दिया और 800 नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस को ज्वाइन किया, जो पूरे भारत में फैल गए थे। जो एजुकेशनल बॉयकॉट था वह बंगाल में बहुत सक्सेसफुल था। सीआर दास ने एक मेजर रोल प्ले किया इस मूवमेंट को प्रोमोट करने में, और सुभाष चंद्र बोस बने प्रिंसिपल ऑफ द नेशनल कॉलेज इन कलकत्ता। जो स्वदेशी स्पिरिट थी वह रिवाइव हो गई विद ए न्यू विगर। यह नेशनल स्ट्रगल का एक अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट था। ये पार्ट करता रहा है द सेल्फ डेवलपमेंट, द राइज ऑफ द नेशनल स्कूल, द राइज ऑफ द नेशनल एजुकेशन। तो फर्स्ट बात क्या हो गई, ये मास हो गई, मास का हुआ। सेकंड क्या हुआ, एजुकेशन का हुआ। ऐसे ही आपको ऐसा एजुकेशन का हुआ। बायकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स वह उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना एजुकेशनल बायकॉट का हुआ, लेकिन यदि वो ड्रामेटिक और स्पेक्टेकुलर। कई बड़े वकील सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, एमआर जयकर, वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने अपनी ड्यूटी प्रैक्टिस छोड़ दी जो उनकी एक आमदनी हुआ करती थी, और वह इंस्पिरेशन हो गए सब लोग। तो थर्ड क्या हो गया, लॉ कोड बायकॉट। इसके साथ अगर प्रीलिम्स में आ गया क्या हो गया, वह उतना सक्सेसफुल नहीं रहा जितना एजुकेशन था। मेंस में तो आप लैंग्वेज लिखेंगे, प्रीलिम्स में आप ये समझने की कोशिश करिएगा। जो मोस्ट सक्सेसफुल क्या रहा इसमें, बायकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ। अब ये अगर सवाल आता है व्हाट वाज द मोस्ट सक्सेसफुल, बायकॉट ऑफ द फॉरेन क्लोथ। जो वॉलंटियर्स थे वो हाउस टू हाउस जाते थे, कपड़े कलेक्ट करते थे और उसको बोर्ड फायर करते थे।
जो इम्पोर्ट थे फॉरेन क्लोज के, वह 102 करोड़ रुपया था 1920-21 में, या 57 करोड़ हो गया 1921-22 में। वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। टिकटिंग ऑफ टेडी शॉप, टॉडी शॉप, जो शराब की दुकानों पर धरना था, उस पर लोगों ने काम करना शुरू किया। इससे क्या हुआ? कंसिडरेबल डिक्लाइन हुआ। इसके कारण गवर्नमेंट एक प्रोपेगेंडा शुरू करने लग गई कि ड्रिंक के हेल्दी इफेक्ट्स क्या होते हैं। मार्च 1921 में विजयवाड़ा में कांग्रेस का सेशन हुआ। मार्च 1921 में विजयवाड़ा में कांग्रेस का सेशन हुआ। इस सेशन में यह डायरेक्ट किया गया कि फॉर नेक्स्ट 3 months congressmen should consider the collection of funds, enforcement of members, distribution of चरखा। इससे क्या हुआ? इससे एक मैसिव ड्राइव हुआ। किस बात का ड्राइव हुआ? मेंबरशिप का। तो एक और पॉइंट क्या आ गया? मेंबरशिप। लॉस ऑफ रेवेन्यू, फॉरेन रूल्स, तो चरखा बांटा गया, मेंबरशिप ड्राइव चलाई गई। इससे एक बहुत बड़ी संख्या में लोग, और कांग्रेस की जो मेंबरशिप थी वो 50 लाख हो गई। जो स्वराज फंड था वह ओवर सब्सक्राइब हो गया। टारगेट था 1 करोड़ रुपीज का। चरखा को पॉपुलराइज किया गया और खादी बिकेम द यूनिफॉर्म ऑफ द नेशन। इस समय खादी नेशनल का यूनिफॉर्म बन गया। एक मीटिंग में कहा गया गांधी से कि खादी बहुत महंगा है मदुरई में। गांधी ने बोला कि आप अगर महंगा है तो आप लेस क्लोथ पहनो। और उस समय से गांधी जी ने अपना कुर्ता डिस्कार्ड कर दिया और रेस्ट ऑफ द लाइफ को हाफ नेकेड फकीर के ऊपर है। जुलाई 1921 मोहम्मद अली और इन ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस हेल्ड हुई थी कराची में। वहां डिक्लेयर किया कि यह रिलीजियसली अनलॉफुल है फॉर मुस्लिम टू कंटिन्यू इन द ब्रिटिश। मोहम्मद अली ने ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस जो कराची कहा, इट वाज रिलीजियसली अनलॉफुल फॉर मुस्लिम टू कंटिन्यू इन द ब्रिटिश आर्मी, कि ब्रिटिश आर्मी में आप काम करो, यह अवैधानिक है, यह धार्मिक रूप से अवैधानिक है। इसके बाद यह लोग अरेस्ट हो गए। इसके प्रोटेस्ट में कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया और सेम चीज रिपीट करी जो मोहम्मद अली ने कहा था कि जो भी एवरी सिविलियन और मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्स शुड सर्व द कनेक्शंस विद द रिप्रेसिव गवर्नमेंट। रिप्रेसिव गवर्नमेंट से अपने संबंधों को समाप्त कर दीजिए। गवर्नमेंट के पास कोई रास्ता नहीं था एक नो रिस्क इंसिडेंट, जो कि वह उसकी प्रेस्टीज को खत्म कर देता। प्रिंस ऑफ वेल्स का जो विजिट था वो पूरी तरह से बायकॉट किया गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ये जो थे डायरेक्ट इफेक्ट, कम ऑन द इनडायरेक्ट इफेक्ट्स। अब वो जो एरिया था यूपी का जहां किसान सभा और किसान मूवमेंट थे वह मजबूत हो रहे थे। सिंस 1918 जो नॉन कोऑपरेशन का प्रोपेगेंडा था वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किसानों के बीच जा रहा था। और धीरे धीरे ये कहना, यह डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो गया कि नॉन कोऑपरेशन की मीटिंग्स कौन सी है और किसान की मीटिंग्स कौन सी है।
मालाबार केरला में भी नॉन कॉपरेशन और जो खिलाफत का प्रोपेगेंडा था, इसने मुस्लिम टेनेंट्स अगेंस्ट देयर लैंडलॉर्ड के सेंटिमेंट्स को उभारा। लेकिन अनफॉर्चुनेट था, इसमें कम्युनल कलर आ गया, कम्युनल है। आसाम के जो लिबरल थे टी प्लांटेशन के, वह स्ट्राइक पे चले गए। आसाम टी प्लांटेशन, पंजाब अकाली मूवमेंट, गुरुद्वारा फ्रॉम कटमहंस, यह भी ग्रेटर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पार्ट था। अकालीज ने ऑब्जर्व किया स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस। गांधी इस बात की प्रेशर में थे कि वह जल्दी से जल्दी मास सिविल डिसओबीडियंस को स्टार्ट करें। जो अहमदाबाद कांग्रेस सेशन हुआ दिसंबर 1921 में, उनको अपॉइंट किया गया कि सोल अथॉरिटी, देखिए क्या है, यह दो आए इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन। जस्ट ट्राई टू सी द डायरेक्ट इफेक्ट एंड और इनडायरेक्ट इफेक्ट। 1921 में गांधी को सोल अथॉरिटी दी गई ऑन द इशू ऑफ द नॉन कॉपरेशन। गांधी ने एक लेटर लिखा वायसराय को, जो अनाउंस किया कि जब तक आप फिर याद कीजिए पिछला कहा था, जब तक सरकार बैन सिविल लिबर्टी स्लिप नहीं करेगी, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अगर वो रिलीज नहीं करेगी, ही फोर्स्ड टू गो अहेड विद द मास सिविल डिसओबीडियंस। वायसराय अनमूव्ड थे, तब कोई चॉइस नहीं था कि गांधी अनाउंस करे दैट मास वुड बिगिन in Baduy तालुका of Surat district and other part of country। लेकिन उन्होंने कहा जो now try to consider on my next few lines। लेकिन गांधी ने क्या कहा कि जो नॉन कॉपरेशन होगा उसमें टोटल डिसिप्लिन चाहिए और बारदोली में आंदोलन का कंसंट्रेशन चाहिए। अब बारदोली में आंदोलन स्टार्ट होता, उसके पहले ही चौरी चौरा हो गया। तो व्हाट आई वांट टू से कि बिफोर गांधी कुड स्टार्ट द मूवमेंट, Gandhi had just given a show cause notice to the government that we are going to start the movement in Bardoli. Before that, the Chauri Chaura happened on 5th February 1922. When Gandhi has heard this incident, he decided to withdraw the movement. And when he had withdrawn the movement, he persuaded the Congress Working Committee to ratify his decisions. Thus, on 12th February 1922, the non-cooperation movement came to an end. One interpretation, one factual interpretation you can say is that before the Andolan maybe started, it has been withdrawn. अब आते हैं गांधी जी के अगेंस्ट आर्गुमेंट पे कि जो महात्मा गांधी का आंदोलन था, it was for upper classes of Indian society. One of the allegations made by the Rajnikant Dutt, the communist historians. Let me handle the arguments of the communist writers. They are saying that the Congress, the Mahatma Gandhi was too much interested for the upper class of Indian society. और जो कांग्रेस का 12 फरवरी 1922 का रिजोल्यूशन था, वह जो विड्रॉल था जिसमें कहा कि पीजेंट टैक्सेस को पे करें, टेनेंट्स रेंट को पे करें, यह हिडन मोटिव था बिहाइंड द हिस्टोरिक डिसीजन ऑफ फरवरी 1922। अब इस आर्गुमेंट पे हम फैलेसी देखने की कोशिश करते हैं। What is the fallacy in this argument? Violence in the remote village of Chauri Chaura could not be sufficient cause for the decision is himself equal. Gandhi has repeatedly warned that he did not even want any non-violent movement in any other part of the country. जब वह बारदोली में अपना आंदोलन करने जा रहे हैं,
उन्होंने आंध्रा पीसीसी को कहा कि वो विड्रॉ करे परमिशन डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी से टू स्टार्ट सिविल डिसओबीडियंस। गांधी ने बार बार कहा कि वह नहीं चाहते हैं किसी तरह का वायलेंस हो। जब बारडोली में आंदोलन हो रहा है तो किसी भी कंट्री के किसी पार्ट में आंदोलन नहीं होना चाहिए। इसे उन्होंने आंध्रा पीसीसी से कहा वह विड्रॉ कर दे परमिशन दैट वी ग्रांटेड टू सम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी टू स्टार्ट सिविल डिसओबीडियंस। इसका रीजन क्या था कि मूवमेंट एम वायलेंट टर्न ले सकता है, या तो वोलेटाइल नेचर के कारण या प्रोवोकेशन बाय द अथॉरिटीज। Therefore, he wanted to concentrate on the Bardoli. अगर सरकार किसी तरह का in case of any violence, the government अगर कोई violence होगा तो गवर्नमेंट को एक्सक्यूज मिल जाएगा to remove Gandhi and other activists. तो mass civil disobedience defeat हो जाएगा before it was given a fair trial. तो गांधी जी ने मूवमेंट को विड्रॉ करके क्या किया, जो लाइटली रिप्रेशन था सरकार का हमारे कार्यकर्ताओं पर, उससे बचाने की कोशिश की। और उससे क्या है, अगर सरकार का आतंक होता तो जो आंदोलन के लोग थे वो डिमोरलाइज होते। ये सत्य है कि बाई द विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट देयर वाज कंसिडरेबल डिमोरलाइजेशन, खासकर जो लोग एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर थे। लेकिन यह भी हो सकता था कि जो अगर मैसिव रिप्रेशन और क्रशिंग होती, जैसा आप देखेंगे आगे कि 1934 हुआ, यह ग्रेटर डिमोरलाइजेशन करता। तो शायद गांधी ने कार्यकर्ताओं के ग्रेटर डिमोरलाइजेशन को बचाने की कोशिश की। लॉन्ग रन में देखा गया कि अगर आंदोलन को विड्रॉ किया जाना चाहिए, कि अगर आवश्यकता है क्रश से बचाने के लिए, तो शायद यह जरूरी एक धारणा की तरह आने लग गया। तो इन द लॉन्ग रन ये समझ आने लग गया कि आंदोलन के समय एक ऐसा वक्त आता है जब आंदोलन को क्रश होने से बचाने के लिए आंदोलन को विड्रॉ करना पड़ता है। और विड्रॉ करने का मतलब आंदोलन फिनिश करना नहीं होता है, आंदोलन फर्दर सर्च करता है। तो यह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, वह फर्स्ट अटेम्प्ट था ऑल इंडिया मास स्ट्रगल का अगेंस्ट द ब्रिटिश, और सीरियस रिवर्स था एट दिस प्रिलिमिनरी स्टेज। उसके बाद काफी लंबे दौर तक लोग डिमोरलाइज रहे। अब एक और आर्गुमेंट दिया जाता है रेडिकल्स के द्वारा, क्या कहा जाता है, मोटिव फॉर विड्रॉ। अब मोटिव फॉर विड्रॉल क्या है, फियर ऑफ द ग्रोथ ऑफ द रेडिकल फोर्सेस। विड्रॉ क्यों किया गया कि यह गांधी को, कांग्रेस को लग रहा था कि जो रेडिकल फोर्सेस हैं वो रेडिकल फोर्सेस ग्रो कर जाएंगे और वह गांधी के या कांग्रेस की इच्छा के खिलाफ है। बट इफ यू सी द चौरी चौरा इंसिडेंट्स, इसमें कोई रेडिकल सेंटिमेंट नहीं था। यह एक लोकल इशू था कि कुछ पुलिस वालों से नाराज होकर किसानों ने हमला कर दिया। तो इट वॉज नॉट रेडिकल एट ऑल। और जो चौरी चौरा की क्राउड थी उसने कोई ऐसा डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं किया, वो लैंडलॉर्ड के खिलाफ थी या एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को खत्म करना चाहती थी। The incidents of landlord of the Chauri Chaura is neither any radical sentiments, nor it was against the landlords, or nor it was interested to overturn the whole structure of the British Empire. Was सिर्फ merely anger थे इससे behavior of the policemen, और उनके खिलाफ उन्होंने अपने गुस्से को दिखाया। जो पीजेंट अनरेस्ट था मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ द अवध में और मालाबार में, वह पहले ही डाइंग, वह खत्म हो गया था।
अगर इसको हम पीजेंट अनरेस्ट से जोड़ के देखे कोशिश करें तो अवध और मालाबार का जो किसानों का संतोष था वह दाऊदी किसानों के पहले आगस्ट खत्म हो गया था। जो एकता मूवमेंट था वह सब पार्ट ऑफ गुड एरियाज में अवध में था, यानी कोई खास साइन नहीं दिखा रहा था। सो नो साइन ऑफ वॉन्टिंग टू अबॉलिश द जमींदारी सिस्टम। तो जो बारडोली रेजोल्यूशन था जो अनाउंस थे व्हिच अनाउंस द विड्रॉल, उसने क्या कहा, आज टू पीजेंट टू पे टैक्सेस एंड पेमेंट्स टू पे दैट and assured Zamindar that Congress had no intention of depriving them from their rights. यह भी कोई प्रूफ नहीं दे रहा है hidden motives का। If we see the Bardoli resolution which is saying that कि किसान अपना टैक्स पे करें, पेमेंट्स अपना रेंट दें और जमींदारों के खिलाफ कांग्रेस कोई भी कदम नहीं उठा रही है, यह किसी हिडन मोटिव बात नहीं कर रहा है। जो कांग्रेस ने अपने आंदोलन के किसी स्टेज में यह सब कुछ नहीं कहा, तो कांग्रेस हैड नो स्टेट इन मूवमेंट सैंक्शन नॉन पेमेंट ऑफ रेंट और क्वेश्चन द राइट्स ऑफ द जमींदार्स। जो रेजोल्यूशन था वो मेरली रिएक्टिवेशन था ऑफ इट्स पोजीशन ऑन दिस इश्यू। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस सीज होता है इफ द मूवमेंट एज होल वाज बीइंग विथड्रॉन। तो नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस तो सीज हो नहीं था अगर मूवमेंट को विथड्रॉ किया गया। क्लियर हो नहीं क्लियर हो रहा है? किसी को दिक्कत है बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम रही है? तो बारडोली का जो आंदोलन था, देखिए जो थर्ड पॉइंट है कि बारडोली प्रस्ताव ने किसानों और काश्तकारों से कर व लगान की अदायगी करने को कहा और जमींदारों को विश्वास दिलाया कि उनके अधिकारों को कम करने का कांग्रेस का कोई इरादा नहीं है। जस्ट ट्राई टू सी दिस पार्ट। Just try to let me see this part again. This part again. तो जो बारडोली रेजोल्यूशन है उसके बारे में कहा जाता है इसने किसानों और काश्तकारों से, अच्छा लिख लो इसको, कर व लगान की अदायगी करने को कहा और जमींदारों को विश्वास दिलाया कि उनके अधिकारों को कम करने का कांग्रेस का कोई इरादा नहीं है। It is written in English, same I translate in Hindi. Clear? अब यह एक एलिगेशन लगाया जाता है कांग्रेस पे कि आंदोलन को वापस लेने के पीछे जो वास्तविक उद्देश्य था वह जमींदारों के हितों की रक्षा करना था। If we try to interpret these lines, then it was allegation of the Congress that it was a hidden motive and Congress wanted to help the जमींदार्स। अब अगर हम पूरे आंदोलन को समझने की कोशिश करें तो पूरे आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कभी भी जमींदारों के अधिकारों पर कोई प्रश्न लगाया नहीं था, कभी भी उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया। Never question the rights of जमींदार। इसलिए जो बारडोली प्रस्ताव में कांग्रेस ने जो कहा वह कांग्रेस की एक नीति थी। कांग्रेस has never questioned the rights of the जमींदार्स। जो कर न अदा करने का आंदोलन असहयोग आंदोलन का एक हिस्सा था। जो एक नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस का मुद्दा था वह असहयोग आंदोलन का एक हिस्सा था। जब असहयोग आंदोलन ही वापस ले लिया गया तो यह भी विड्रॉ हो गया। जब असहयोग कर अदा नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस क्या था, पार्ट ऑफ द असहयोग आंदोलन, व्हेन दैट आंदोलन हैज बीन टेकन बैक तो ये भी वापस हो गया।
Got it? Clear or not clear? Clear, not clear? अब गांधी जी ने आंदोलन वापस क्यों लिया? There are certain more indications for गांधी डिसीजन. गांधी के डिसीजन के कुछ और इंडिकेशंस भी हो सकते हैं. अगर हम 1921 के सेकेंड हाफ में देखते सी द सेकेंड हाफ ऑफ द 1921, what we can see, the movement has shown the clear sign of being on the edge. कमजोर हो रहा था. स्टूडेंट क्या है, स्कूल में जाने लगते हैं, लॉयर्स लिटिगेशन का काम करना शुरू कर दिए, कॉमर्शियल जो क्लासेस थे वह अपनी चिंता को व्यक्त करने लग गए थे, और जो फॉरेन क्लोथ के स्टॉक थे बढ़ने लग गए थे. कांग्रेस की मीटिंग्स में, रैलीज में भीड़ कम होने लग गई थी. रूरल और अर्बन बोथ एरिया जो मास इंथुजियाज्म था, जो कंट्री में जो फर्स्ट हाफ ऑफ 1921 में था, वह कम हो रिसीड था, इट वाज गोइंग डाउन. जो कैडर था और एक्टिविटीज थी, पॉलिटिकल वर्कर थी, वह तो विलिंग कर रही थी कैरी ऑन टू फाइट. बट मास मूवमेंट कैसा होता है, उसके लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन और मासेस का रिक्वायरमेंट होता है. सिर्फ आप हाईली मोटिवेटेड लॉर्ड से कोई आंदोलन नहीं चला सकते हो. यू नीड टू हैव द मोटिवेटेड लॉर्ड. तो जो कांग्रेस के आंदोलन के प्रति उत्साह था, वह उत्साह लगातार कम होता जा रहा था. इस लगातार कम होते आंदोलन से लगा कि आंदोलन को शायद आगे चलाना आसान नहीं होगा. तो जन आंदोलन को अगर हम समझने की कोशिश करें, जो गांधी के जन आंदोलन का ढंग था, यह उतार चढ़ाव से होता था, यह उतार चढ़ाव से होता था, और कोई भी जन आंदोलन लगातार नहीं चल सकता है. उसके लिए जनता में साहस कम होने लगता है. अब गांधी जी ने देखा कि आंदोलन 1 साल से ज्यादा चल चुका है, ब्रिटिश का जो रवैया है, ब्रिटिश का रवैया अड़ियल है. They are not ready to listen. So before the movement dies its own death, they have decided to withdraw. लेकिन यह आंदोलन कई तरह से सफल रहा. पहली बात क्या हुआ, इसने लोगों को डिमॉन्स्ट्रेशन में लेके आए, लोगों को डिमॉन्स्ट्रेशन में लेके आए. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे अब आप यही लगा सकते थे कि जो डफिन लगाया करते थे कि माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी नहीं कह सकते थे. यह इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है एक बड़ी ताकत बन चुकी थी. इसका जो विस्तार है, इसका जो रीच है वह बहुत आगे तक पहुंच चुका था. जो रीच था कांग्रेस का, वो पीजेंट्स में, वर्कर्स में, आर्टिजन्स में, शॉपकीपर्स में, ट्रेडर्स में, प्रोफेशनल्स में, व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज में, हर जगह इनकी पहुंच हो चुकी थी. तो जो स्पिरिट ऑफ जो मूवमेंट था वो नेशन वाइड हो गया. कुछ एरियाज ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री को हम करना शुरू किया. जो पुअर डम मिलियंस थे इंडियन के, उनकी कैपेसिटी मॉडर्न नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स में भाग लेने की बढ़ थी, वह डिमॉन्स्ट्रेट करने लग गए थे. तो जो मजदूर थे, दस्तकार थे, व्यापारी थे, ऐसा कोई जगह नहीं था जहां पे पहुंच न सके हो. तो जो आधुनिक राष्ट्रवादी राजनीति की जो वाहक जो राजनीतिक संघर्ष हो सकता है, दैट हैज स्टार्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. जनता ने सेक्रीफाइस करना सीखा. राष्ट्रीयता गांव तक, स्कूलों तक, कस्बों तक पहुंच गई. और जो करेज, सेक्रीफाइस फॉर ड्यू in the face of adversary and repression, यह दिखने लगा. उन्होंने इस नोशन को डिस्कस कर दिया that the desire of national freedom was preserved of the educated and the rich and rich. दिखाया
it was elemental urge to all members of the subject nation. तो जो आंदोलन एक ऊपरी वर्ग के हाथ होता था, उससे वह आम जनता के बीच पहुंच गया। यह पहला फर्स्ट टाइम जो नेशनलिस्ट फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ उन्होंने शो किया पॉलिटिकल अवेयरनेस और अटेम्प्ट किया ब्रिंग द आइडियोलॉजी एंड मूवमेंट इन द माइंड। एक विचारधारा उनके दिमाग में, आंदोलन में, और आंदोलन उन लोगों के मस्तिष्क को कवर कर सका। इसका सक्सेस लिमिटेड हो सकता है, इसके वीकनेस भी हो सकती है, लेकिन एक नई चेतना शक्ति की चाहिए और एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ जो अंत में भारत की आजादी के साथ समाप्त हुआ। जो ट्रेमेंडस पार्टिसिपेशन था मुस्लिम्स का, यह काफी इंपॉर्टेंट फीचर है इस नेशनल मूवमेंट का। कम्युनल यूनिटी और हार्मनी डिस्पाइट द मालाबार डेवलपमेंट, यह एक बड़ा अचीवमेंट है। मुस्लिम पार्टिसिपेशन इतना बड़ा भारतीय आंदोलन पहले फिर आगे फिर कभी नहीं हुआ और इसने एक मास कैरेक्टर बना दिया पूरे आंदोलन में। कई प्लेसेस में जो अरेस्ट हुए थे, 2/3 ऑफ दोज अरेस्टेड मुस्लिम्स। यह वो दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा मास मूवमेंट जो मुसलमानों को साथ लेकर सका, आगे बढ़ चल नहीं सका। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। Tomorrow I will try to finish up to the 1927 because these are the very big part.